बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग का कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक चल रहा था और कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। जैसे कि हम लोगों ने रीवैल्यूएशन के बारे में, जो नॉन करंट एसेट्स की रीवैल्यूएशन होती है उसको देखा था और ये हम लोगों ने बिल्कुल 100% ये कंप्लीट कर लिया था और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत डेप्थ के अंदर जाके देख लिए थे। आज की क्लास उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी ये रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स की क्लास थी। और यूजुअली आप ऐसा समझ लें कि कंपनी अकाउंट्स की जो थ्योरी से रिलेटेड क्लासेस हैं या जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लासेस हैं, वो ये एक आखिरी क्लास होगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इसके बाद तो हम पास में उसके क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, बट आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ और जो चीज़ें आज हम करने वाले हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यूजुअली ये इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखो यार, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ना क्या है कि यार जो कंपनीज हैं वो जब अपने शेयर्स इशू करती हैं या फिर डिबेंचर इशू करती हैं, तो उनकी जो इक्विटी होती है वो किस तरीके से चेंज हो रही होती है और उनकी इक्विटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहे होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करना स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स से। ठीक है, डिबेंचर्स का कोई इतना मसला नहीं है, डिबेंचर्स आप वैसे ही बचपन से देखते हैं, डिबेंचर के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। बट जो इशू ऑफ शेयर्स है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी गेम होती है जो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि यार आपको ये बात समझ आए। देखें, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी शेयर्स इशू करती है या कंपनी शेयर्स इशू करेगी। अब कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है, उसकी वजह सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। कंपनी शेयर्स इशू तब करती है जब कंपनी को फाइनेंस रेज करना होता है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करती है, ये एक लिस्टेड कंपनी होती है, अपने शेयर्स इशू करने के लिए टीवी पे, अखबार में, रेडियो में, कोई भी मीडियम यूज करते हुए ये अनाउंस कर देती है कि भाई हमारी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए हैं, आप जाके खरीद लें। अब आप कहाँ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे और वहां से जाके इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। आप वहां से शेयर पकड़ेंगे और आप उसको पैसे देंगे, तो वो पैसे किसको मिलेंगे, कंपनी को पैसे मिलेंगे। बात समझ आती है। अब ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के इश्यूज होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो इशू होता है जिसको हम शेयर इशू कहते हैं, उसको हम नॉर्मल इशू कहते हैं, या फिर इसको प्यार से कभी कभी एग्जामिनर पब्लिक इशू भी कह देता है। ये नॉर्मल इशू का मतलब क्या है, नॉर्मली जो कंपनी के जो शेयर इशू हो रहे होते हैं मार्केट के अंदर, इनको कहा जाता है नॉर्मल इशूज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये बातें समझाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ये है, कंपनी इशूड 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट पार। अब अगर तुम नोटिस करो तो हुआ क्या कि कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर रही है और हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, $1 है। अब अगर फर्ज करें कि यार ये सारे शेयर्स बिक जाते हैं, ये सारे शेयर्स इशू हो जाते हैं, ये सारे शेयर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं, तो कंपनी अपने पास इसको रिकॉर्ड कैसे करेगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ये बताएं कि यार आपके पास बैंक के अंदर जब ये शेयर इशू करेंगे तो आपके बैंक के अंदर कितना पैसा आएगा। आप बोलोगे सर हमने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं और हर एक शेयर हमने इशू करा है $1 के हिसाब से, यानी कि एट पार वैल्यू इशू करा है, तो सर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा आया होगा वो आया होगा $1 लाख। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब क्रेडिट क्या करोगे, तो यार सिंपल सी लॉजिक है। मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई आप अपनी 9 क्लास में चले जाओ, चलो अपनी ओ लेवल्स में जब आपने अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करी थी, तो वहां पे एक एंट्री होती थी, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग कैश 10,000। तो आप एंट्री क्या बनाते थे, 10,000 को डेबिट करते थे और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया करते थे। तो आज भी क्या हो रही है, आज भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर बैंक या कैश आप क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं 10,000 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। अब जो कैपिटल है वो आपके पास कितना आया है, सर हमने 1 लाख शेयर इशू करें और हर एक शेयर $1 का था, तो हमारे पास जो कैपिटल आया है, इसको $1 पूरा करके लिख लेते तो और अच्छा लगेगा। $1 का है, तो इसका मतलब हमारे पास $1 लाख जो है वो कैश के अंदर आ गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपनीज के अंदर जो कैपिटल होते हैं वो तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है। तो कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका पूरा नाम दे देते हैं और इसका पूरा नाम होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब याद रखिएगा, ये जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का मैंने इसको नाम दिया है, इस कैपिटल को मैंने ऑर्डिनरी शेयर का नाम दे दिया, तो क्यों दिया, क्योंकि कंपनी ने कौन से शेयर इशू करे थे, ऑर्डिनरी शेयर्स। तो यहाँ पे मुझे मेंशन भी क्या करना था, ऑर्डिनरी शेयर, क्योंकि जब मैं अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं बोलूंगा मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करे हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का पैसा मेरे पास आया है। बात समझे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने जिंदगी भर नहीं भूलनी है, कि जब भी आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बुक करेंगे, जब भी आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे, जब भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ने रिकॉर्ड होना है, तो ये हमेशा रिकॉर्ड होगा ऑलवेज एट पार
वैल्यू। सर इस बात का मतलब, बेटा इस बात का मतलब ये कि ये शेयर भले 100 रुपए का बेच देते, 200 रुपए का बेच देते, 300 रुपए का बेच देते, 5 रुपए का बेच देते, 6 रुपए का बेच देते, 7 रुपए का बेच देते, लेकिन जब मैंने एंट्री बनानी थी और ऑर्डिनरी शेयर को रिकॉर्ड करना था, तो वो हमेशा उस शेयर की प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा जो उसकी पार वैल्यू होगी, जो उसकी फेस वैल्यू होगी, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, उसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। बात समझ आई? ये वाली बात को हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, इस बात को नहीं भूलना। और अभी मैं आपको मजीद इस चीज को मजीद एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक और एग्जांपल बनाई है, और इस एग्जांपल को अगर आप गौर से देखें तो एग्जांपल नंबर 2 बोलता है कंपनी इशूड $1 वाला 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ 1.5। हुआ क्या? देखो, जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स करती है, उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कंपनी का मार्केट में नाम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ना शुरू होती है, तो जो कंपनी के शेयर प्राइस होती है, वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब ये कंपनी ने इन शेयर्स को इशू करा था, तो ये $1 के थे, तो इनकी पार वैल्यू $1 है। लेकिन आज ये शेयर्स $1.5 से मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज में अभी ये शेयर $1 का नहीं मिलता, बल्कि कितने का मिल रहा है? 1.5 का। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि अबव पार वैल्यू शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है? अबव पार वैल्यू आपको शेयर मिल रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप जाते हो शेयर खरीदने, तो कंपनी का शेयर कितने का अवेलेबल है? 1.5 का अवेलेबल है। अब क्या होगा? यहां पे कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सी बात आप लोगों ने क्या याद रखनी है सबसे पहले तो, कि यार आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा आया होगा। आप बोलोगे सर इस बार हम लोगों ने 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू करे थे, और हर एक ऑर्डिनरी शेयर को हमने बेचा था $1.5 के हिसाब से। तो सर जो हमारे पास पैसे आए होंगे ना, वो 1.5 के हिसाब से आए होंगे, यानी कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए बैंक के अंदर जमा हुए होंगे। हाँ जी, बैंक तो डेबिट हो गया। अब दूसरी बात यह है कि यार आप जो अपना ऑर्डिनरी, ये अभी देखते रहना, कॉपी नहीं करना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, वो कितना रिकॉर्ड करेंगे? सर हमने 1 लाख शेयर इशू करे हैं, और हर एक शेयर हमने 1.5 पे करा है, तो यहां पे होना चाहिए 1.5 लाख। ये एंट्री बन जाएगी सर। लेकिन गलत। क्यों गलत? क्योंकि मैंने आपको बोला था ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होता है? ऑलवेज एट पार वैल्यू। किस पे रिकॉर्ड होगा? हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। तो क्या तुमने ये पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करा है? नहीं सर, ये तो मार्केट वैल्यू है। तो सर अब क्या करें? बेटा इसको पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे हमेशा। इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? पार वैल्यू पे। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? $1 से, बिकॉज $1 वॉज द पार वैल्यू। तो इससे आप मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 100,000। लेकिन सर ये तो डबल एंट्री कंप्लीट ही नहीं हुई। ऊपर डेबिट साइड पे बैंक में 1.5 लाख आया, और नीचे कैपिटल में आपने 1 लाख लिखा, बैलेंस शीट तो बैलेंस ही नहीं होनी। हाँ जी, नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका शेयर ओवर एंड अबव पार वैल्यू पे इशू होता है, जब भी आपका शेयर ओवर एंड अबव पार वैल्यू पे इशू होता है, तो इधर आपका एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं शेयर प्रीमियम। अब अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू इज सर $1.5। वेयर एज आपकी पार वैल्यू कितनी है? सर द पार इज $1। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अपनी पार वैल्यू से कितना ऊपर इस शेयर को इशू कर रहे हो? हाँ सर, हम $0.5 इसको एक्स्ट्रा पैसों पे इशू कर रहे हैं। ₹1 वाली चीज ₹1.5 की बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 0.5 का आपकी कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है। और इसी को कहा जाता है प्यार से शेयर प्रीमियम। और ये शेयर प्रीमियम मैं आपको पीछे भी सिखा चुका हूं, जो हम लोग इक्विटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। तो यहां पे अगर आप लोग नोटिस करें इस बात को, जो मैंने आप लोगों से यहां पे बात करी है, कि यार ये जो आपका 0.5 ओवर एंड अबव पार मिला है, ये शेयर प्रीमियम है, ये एक रिजर्व है। तो जो भी चीज पार से ऊपर आपको रिसीव होगी, उसको शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आप यहां पे लिखेंगे, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, शेयर प्रीमियम। और ये कितने का रिकॉर्ड होगा? सर आपने 1 लाख शेयर इशू करे हैं एट अ प्रीमियम। एट अ प्रीमियम, ऊपर पार वैल्यू से ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रीमियम कहा जाता है, एंड दैट इज 0.5। तो यहां पे आ जाएगा 50,000 क्रेडिट। 50,000
क्रेडिट हो जाएगा, यानी शेयर प्रीमियम एक रिजर्व है, तो 50,000 क्रेडिट से ये एंट्री बनेगी। सर ये प्रीमियम ऊपर वाली एंट्री में क्यों नहीं आया? आपने यहां भी तो एंट्री बनाई, इसमें प्रीमियम क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इसमें जो शेयर तुमने इशू करा था वो किस पे इशू करा था? पार वैल्यू पे, तो यहां पे कोई प्रीमियम नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू इक्वल थी, तो कोई प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहा था शेयर। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर ₹1 वाली चीज ₹1.5 की बिक रही थी, तो 0.5 का तुम्हें प्रीमियम मिल रहा था, तो तुम्हारे बैंक में तो ₹1.5 के हिसाब से पैसा आया, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जब भी बुक किया जाता है तो उसको ऑलवेज एट पार वैल्यू रिकॉर्ड किया जाता है। तो एनीथिंग विच इज ओवर एंड अबव पार वैल्यू, दैट इज नोन एज शेयर प्रीमियम। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? आपका शेयर प्रीमियम है। इस बात को याद रखिएगा। ये जो मैंने ऊपर बात करी थी, ये क्या थी? ये पार वैल्यू थी। तो जब शेयर पार वैल्यू पे इशू हो रहा है तो सिंपल एंट्री बनेगी ये वाली। लेकिन अगर शेयर पार वैल्यू पे इशू नहीं हो रहा, बल्कि शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी कि प्रीमियम वैल्यू पे इशू हो रहा है, पार वैल्यू से ऊपर की वैल्यू पे इशू हो रहा है, तो फिर ये जनरल एंट्री बनेगी। इसको अपने पास सही से कॉपी करें, इन नोट्स को बहुत बेहतर तरीके से लिखिएगा अपने पास। ये सारी चीजें आपके पास एग्जैक्टली सेम वे में होनी चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, या जिस तरीके से मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं। बात समझ रहे? ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करी, अभी तक हम लोगों ने बात करी है नॉर्मल इशू की या पब्लिक इशू की। तो नॉर्मल इशू कह लो या पब्लिक इशू कह लो, उसकी दो टाइप की एंट्री बनती है। अगर इशू शेयर हो रहा है पार वैल्यू पे तो ये एंट्री बन जाएगी, और अगर शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम की वैल्यू के ऊपर तो ये एंट्री बनेगी। प्रीमियम को अलग से बुक करेंगे, प्रीमियम को अलग से शो करेंगे। क्लियर? सबको ये बात समझ आ गई है? डन। नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन, और हम आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर आप देखें तो अब जो दूसरे टाइप का शेयर इशू होता है उसको हम कहते हैं राइट इशू। अब ये राइट इशू क्या चीज है? राइट इशू का मतलब मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा इसको आसान करके समझाता हूं। ये छोटी सी टेक्निकल बात है, बट आसान करके समझाते हैं। सबसे पहली बात और सबसे आसान बात, राइट इशू का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी इशू करने जाती है शेयर्स को, जब भी कंपनी चाहती है कि मैं अपने शेयर्स को इशू करूं, जब भी कंपनी चाहती है कि मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे इन शेयर्स को अब किसी को देना है, तो सबसे पहले कंपनी पूछती है अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे कि भाई मैं ये शेयर इशू करने जा रहा हूं, क्या तुम्हें शेयर्स चाहिए? तो आप ऑफर करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मजीद नए शेयर्स। उसको कहा जाता है राइट इशू। क्यों? क्योंकि भाई जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के ओनर्स हैं, ठीक है, और कंपनी के ओनर्स का राइट बनता है कि यार कंपनी जब शेयर इशू करने जा रही है, मजीद इक्विटी, हमारी जो इक्विटी है वो डाइल्यूट करने जा रही है, तो पहले वो हमसे पूछे कि यार भाई हम इशू करने जा रहे हैं, क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हमें नहीं चाहिए होगा तो वो आगे इशू कर देगी नॉर्मल लोगों को, आगे जाके पब्लिक को। लेकिन अगर हम उससे बोल देंगे कि हाँ यार तुम हमें इशू कर दो, तो हम उसे खरीद लेंगे। तो सर एक बात बताएं, भाई अगर कंपनी डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये शेयर डाल दे तो जो ओनर्स हो वो जाके वहां से खरीद लें। हाँ, वेरी गुड। लेकिन जब भी राइट इशू किया जाता है ना, तो राइट इशू मार्केट वैल्यू पे नहीं होता, बल्कि थोड़ा कम, मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम। अगर लेट सपोज मार्केट वैल्यू चल रही है 1.5 की, तो शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑफर किया जाएगा लेट सपोज $1.4 का, कि यार हम आपको ये $1.4 के अंदर शेयर इशू कर रहे हैं, आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते? तो हर कोई इंटरेस्टेड होगा कि ₹1.5 वाली चीज हमें 1.4 की मिल रही है, तो 0.1 जो भी है डॉलर हमारा, वो हमारी सेविंग हो जाएगी, या एक तरीके से हमें डिस्काउंट मिल जाएगा शेयर खरीदते हुए। बात समझ आई? अब राइट इशू को अगर आप गौर से पढ़ें तो राइट इशू का मतलब क्या है? अ राइट इशू रिप्रेजेंट्स द ऑफर ऑफ शेयर्स to the existing shareholders in proportion to their existing holdings at lower price compared to market price। यानी कि हम इनको ऑफर करते हैं कि भाई हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, आपको चाहिए तो आप हमसे ले लो, और हम आपको एक लोअर प्राइस के अंदर ये शेयर्स इशू कर रहे हैं एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। ठीक है जी, हम बात समझ गए। अब अगर आप नोटिस करें तो यहां पे हमने एक एग्जांपल बनाई है, बोलता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख एट $1 पार वैल्यू। अब हुआ क्या? हुआ ये कि यार आपका जो शेयर है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपकी कंपनी का कितना है? आपकी कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 1 लाख का, ठीक है, और आपके जो शेयर की पार वैल्यू है वो कितनी है? $1 है। अब कंपनी चाहती है राइट इशू करना, तो बोलता है कंपनी इशूड 1 फॉर एवरी 5 राइट शेयर्स फॉर $1 एट 1.5। सर ये क्या मतलब है इस बात का? ये अजीब सी बात क्यों लिखी है आपने? देखो, कंपनी ये बोल रही है कि भाई तुम सब लोग कौन हो? तुम सब लोग जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो। कंपनी ये कह रही है कि अगर तुम्हारे पास 5 शेयर हैं तो हम तुम्हें एक राइट शेयर देंगे, एक राइट शेयर देंगे। अगर तुम्हारे पास 10 शेयर्स होते तो तुम्हें कितने राइट शेयर मिलेंगे? 2। अगर तुम्हारे पास 10 होते तो तुम्हें राइट शेयर कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। कंपनी इशूड 1 फॉर एवरी 5
राइट शेयर्स। कंपनी इशूड 1 फॉर एवरी 5 राइट शेयर्स। तो अगर किसी एक बंदे के पास किसी कंपनी के 5 शेयर्स हैं तो उसको एक शेयर मिलेगा। किसी बंदे के पास अगर 10 शेयर्स हैं तो उसको 2 राइट शेयर्स मिल जाएंगे, यानी 2 और शेयर्स ले सकता है वो। अगर किसी कंपनी के पास किसी बंदे के पास 15 शेयर्स हैं तो उसको 3 राइट शेयर्स मिल जाएंगे। अगर किसी बंदे के पास 20 शेयर्स हैं तो उसके पास 20 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, तो उसको 4 राइट शेयर्स और मिल जाएंगे, यानी 4 शेयर और मिल जाएंगे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। सर ये ऐसी पॉलिसी बनाई क्यों जाती है? बेटा ऐसी पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि आप तमाम लोगों का जो बिजनेस के अंदर होल्डिंग है वो इक्वल रहे, आपकी होल्डिंग डाइल्यूट ना हो। सर मतलब इस बात का इतनी मुश्किल बात क्यों कर रहे हैं? फर्ज करें आप सब लोगों के पास पांच 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 शेयर्स हैं और आप लेट सपोज समझेंगे यार आप लोग 3 लोग हैं, एग्जाम्पल करें, पांच 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 शेयर्स तीनों के पास मौजूद हैं। अब कंपनी बोलती है कि यार हम ऑफर कर रहे हैं 1 फॉर एवरी 5, तो पहले बंदे को भी एक शेयर मिल जाएगा और दूसरे को भी एक शेयर मिल जाएगा और तीसरे को भी एक शेयर मिल जाएगा और। तो इसका मतलब जो तुम तीनों के पास अब टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 6 6 और 6, यानी कि होल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता, इसलिए पॉलिसी बनाई जाती है। फर्ज करो तुम 4 लोग होते तो हर किसी के पास अगर पांच 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 शेयर्स हैं तो पहले बंदे को कितना एक शेयर मिलेगा राइट शेयर का? एक, तो उसके हो गए 6। दूसरे को भी 5 है, दूसरे के पास भी 5 है तो उसको भी मिलेगा एक, उसके पास भी एक और शेयर बढ़ गया। तीसरे के पास भी 5 शेयर थे, उसको एक और शेयर मिल गया तो उसका भी 6 शेयर हो गया। और चौथे बंदे के पास भी 5 शेयर थे तो उसको भी एक पॉलिसी के मुताबिक राइट शेयर मिल जाएगा। तो चारों के पास इक्वल शेयर्स इंक्रीज होंगे। तो चारों के पास जब इक्वल शेयर इंक्रीज होंगे तो तुम्हारा जो शेयर का प्रोपोर्शन है, जो तुम्हारे प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है, जब प्रॉफिट डिवाइड होता है तो उसमें तुम्हारी होल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तुम सब उतनी ही होल्डिंग के मालिक रहोगे जितने पहले थे। मतलब इस बात का, इसको आप ऐसे समझ लें, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि यार ए, बी और सी 3 लोग हैं। इसके पास भी 5 शेयर्स थे, इसके पास भी 5 शेयर थे, इसके पास भी 5 शेयर्स थे। बात समझ रहे? और ये टोटल होल्डिंग कितनी बन रही है? 100% की बन रही है कंपनी की, यानी कि 100% की ये होल्डिंग है। अच्छा, अब हुआ क्या कि यार आपने हर 5 शेयर होल्ड करने वाले को एक एक शेयर एक्स्ट्रा दे दिया। तो राइट इशू जब हुआ तो इसको एक शेयर मिल गया, इसको एक शेयर मिल गया और इसको एक शेयर मिल गया। तो आज अगर आप देखो तो इन सबके पास शेयर्स कितने हो गए? 6 6 और 6। क्या आज भी इनकी जो होल्डिंग्स हैं वो इक्वल ही हैं? इसको 6, इसको 6 और इसको 6। बात समझ रहे? इनकी होल्डिंग्स क्या है? इक्वल ही है ना, आज भी, पहले भी कितनी थी? इक्वल ही थी। इसलिए ये पॉलिसी के मुताबिक शेयर्स दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसका करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने ये, जब भी आप लोग ये वाला काम कर रहे होंगे तो ये वाला काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। सर इसका मतलब कि यार अभी कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने इशू हुए हुए हैं? तो आप क्या करोगे? आप उठाओगे अमाउंट। अमाउंट कितनी है शेयर्स की? 1 लाख है। अब तक टोटल कितनी अमाउंट के शेयर्स, आप वो कितने अमाउंट के इशू हो चुके हैं? 1 लाख के। इसको डिवाइड करोगे पार वैल्यू से। पार वैल्यू कितनी है? 1 है। तो जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आ जाएंगे और वो कितने आएंगे? 1 लाख आ जाएंगे। तो सर ये 1 लाख रहने देते, आपने इसको डिवाइड क्यों किया 1 से? बेटा फर्ज करो पार वैल्यू 0.5 होती। फर्ज करो इस एग्जाम्पल में पार वैल्यू जो है वो 1 के बजाय 0.5 होती, तो क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाते हैं? हाँ सर, फिर ये 2 लाख आता आंसर। लेट सपोज मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे ये बात समझा रहा हूँ कि यार अगर तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते और जो टोटल अमाउंट तुमने रेस करी हुई होती है वो 1 लाख रेस करी हुई होती है और हर एक शेयर की जो पार वैल्यू होती है वो 0.5 होती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने आते हैं इस सिनेरियो के अंदर? सर 2 लाख आते। तुमने 2 लाख शेयर इशू करे होंगे 0.5 वाले, तो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए जमा हुए होंगे ना। कहने का मतलब ये। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमेशा अमाउंट को डिवाइड करोगे तुम सबसे पहले किससे? पार वैल्यू से। अगर पार वैल्यू 1 है तो ये ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ शेयर्स भी उतने ही होंगे जितनी अमाउंट ऑफ शेयर्स आपको रिसीव हुई भी है। अब तुम लोगों ने क्या करना है? अब तुम लोगों ने कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ राइट इशू। अब ये राइट इशू किस तरीके से होगा? तुम बोलोगे यार टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है हमारी कंपनी के पास 1 लाख, यानी हमारी कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू करे हुए हैं? 1 लाख शेयर्स इशू करे हुए हैं। बात समझ आई? और इस 1 लाख शेयर्स को जब तुम पॉलिसी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसकी पॉलिसी क्या है? 1 फॉर एवरी 5। तो इसको डिवाइड कर दोगे 1 फॉर एवरी 5 से, यानी 1 डिवाइड बाय 5 से। सर ये पॉलिसी कुछ भी हो सकती है? हाँ बेटा ये कुछ भी हो सकती थी। ये 1 फॉर एवरी 10 हो सकती थी, ये 1 फॉर एवरी 20 हो सकती थी, या फिर ये हो सकती थी 2 फॉर एवरी 7, या फिर ये हो सकती थी 3 फॉर एवरी 8, या फिर ये हो सकती थी 4 फॉर एवरी 11। कोई भी पॉलिसी हो सकती थी। तो तुम क्या करते हैं? 4 डिवाइड बाय 11। अगर 3 फॉर 8 होता तो 3 अपॉन
8। अगर ये पॉलिसी होती है 2/7 तो 2/7 की पॉलिसी से अप्लाई कर देते। बात समझ आई? अब तुम जैसे ही ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारे पास एक आंसर आएगा और वो तुम्हारे पास आंसर आ रहा है, लेट्स सपोज इसका बनेगा 20,000। ये जो तुम्हारे पास 20,000 आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कंपनी कितने शेयर्स मजीद इशू करने वाली है। राइट इशू जो करने वाली है, राइट इशू जो करने वाली है शेयर्स, वो कितने शेयर्स इशू करेगी कंपनी? 20,000 शेयर्स इशू करेगी। सर एक दफा और बता दें क्या किया आपने। देखिए, मुझे सबसे पहले ये मालूम करना था कि एग्जिस्टिंग मेरी कंपनी के अंदर ये राइट इशू करने से पहले मेरे पास कितने शेयर्स मौजूद हैं। तो मैंने क्या किया, टोटल अमाउंट उठाई और उसको डिवाइड कर दिया पार वैल्यू से। तो मुझे पता लग गया कि यार मेरी कंपनी में इस वक्त जो मैं ऑलरेडी शेयर इशू कर चुका हूं वो 1 लाख शेयर्स इशू कर चुका हूं। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब राइट इशू निकालने के लिए कि मैं जो राइट इशू करूंगा वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, वो निकालने के लिए, राइट इशू का नंबर निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला जो भी मेरे टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इशूड है ना, जो भी मैं अभी तक टोटल शेयर्स इशू कर चुका हूं उसको पॉलिसी से मल्टीप्लाई कर दूं। तो पॉलिसी क्या है, 1/5। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आया 20,000, इसका मतलब मैं जो राइट शेयर इशू करूंगा अभी वो कितने करूंगा, 20,000 करूंगा। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर ओवर हेयर कि यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे ये पता लग गया कि यार 20,000 शेयर्स है। अब ये 20,000 शेयर्स को मैं एंट्री में बनाऊंगा तो मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा। देखें, आप कितने राइट इशू कर रहे हैं सर, आप 20,000 शेयर्स राइट इशू कर रहे हैं, 20,000। बात समझ आई? अभी जो 20,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, ये आप किस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं सर, 1.5 पे इशू कर रहे हैं। तो यहां पे आप क्या करें, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लें इसको 1 पॉइंट, या डॉलर लिख लेते हैं, डॉलर 1.5 के हिसाब से। ठीक है सर, आपने इसको 1.5 के हिसाब से इशू करा। तो जैसे ही तुम 20,000 को 1.5 के हिसाब से इशू करोगे तो ये तुम्हारे पास मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए 30,000। तो तुम्हारे बैंक में कितना पैसा आ गया, 30,000। फिर तुम रिकॉर्ड करोगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तुम्हारा कैसे रिकॉर्ड होगा सर, हमने 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं और हर एक शेयर आपने ऑलरेडी हमें बताया है कि जब भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड होगा तो वो पार वैल्यू पे होगा। इन शेयर्स की जो पार वैल्यू थी वो पार वैल्यू थी $1। तो सर आपके पास 20,000 कैश आ गया हो, वो कैपिटल बढ़ गया होगा 20,000 से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे शेयर की जो पार वैल्यू है वो $1 है, लेकिन तुम इशू किस पे कर रहे हो, 1.5 पे। तो क्या एट आप प्रीमियम इशू कर रहे हो? हाँ सर, हम 0.5 के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो बाकी का पैसा कहां चला जाएगा, शेयर प्रीमियम में। और वो कैसे पता लगेगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, $0.5। तो कितना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 10,000। दिस विल बी द जनरल एंट्री ऑफ राइट इशू। अब अगर तुम नोटिस करो तो राइट इशू और ऊपर जो तुमने वो वाला इशू करा था, क्या कहते हैं, नॉर्मल इशू, इनकी एंट्री में कोई फर्क नहीं है, बट दोनों की कैलकुलेशन के अंदर फर्क है। यहां पे आप लोगों ने कोई पॉलिसी नहीं लगानी, वो कंपनी खुद बता रही है आपको कि वो 1 लाख शेयर इशू करेगी, तो आप उठाओ और 1 लाख शेयर इशू कर दो। लेकिन यहां पे कंपनी ने बोला था कि हम इशू करेंगे 1 फॉर एवरी 5। तो 1 फॉर एवरी 5 निकालने के लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि अभी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं जो इशू हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया, अमाउंट को उठाया और उसको डिवाइड कर दिया पार वैल्यू से। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स आ गए और उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा पॉलिसी से 1/5 से। तो मुझे पता लग गया मैं राइट इशू कितने करने वाला हूं। और जैसे ही मैं राइट इशू करे तो मुझे पता लग गया 20,000 के राइट इशू होंगे। तो ये 20,000 के मैं शेयर इशू कर रहा हूं एट 1.5। तो मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई करा, 30,000 मेरे बैंक में आ गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने जमा करवा दिया ये पैसा। अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना बढ़ गया, मेरे 20,000 से शेयर्स और बढ़ गए और मैं हमेशा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करता हूं पार वैल्यू पे। तो मैंने 20,000 से रिकॉर्ड किया। और जो भी चीज ओवर एंड अबव पार वैल्यू थी, जो भी चीज ओवर एंड अबव पार वैल्यू थी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0.5 का डिफरेंस है ना। तो 0.5 का जो डिफरेंस है उसको मैंने प्रीमियम बुक कर लिया अपने पास। वही एंट्री बनी जो यहाँ पे एंट्री बनी थी। बट यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट वे के अंदर हुई थी और यहाँ पे जो हम लोगों ने बात करी थी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात करी थी। आई आई होप कि यार ये जो मैंने आप लोगों से बात करी है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। इसके अंदर आपको कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर आपसे एडजस्टमेंट के अंदर देगा और वो आपसे कैलकुलेशन करवाएगा नॉर्मली सवालों के अंदर। तो ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है।